बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनसीए लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइसोसोम्स हैं क्या और इनका बेसिक रोल क्या होता है सेल में, किस तरीके से ये सेल के लिए एक लाजमी ऑर्गेनेली हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स एज द नेम इंडिकेट, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडीज़। तो लाइसोसोम्स हमारे पास ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे और इनको स्प्लिटिंग बॉडीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंजाइम चैप्टर में हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि हाइड्रोलिटिक लफ्ज़ निकला है हाइड्रोलेस से। इसका मतलब ये होता है ऐसे एंजाइम्स जो कि वाटर की प्रेजेंस की वजह से, मतलब वाटर की मौजूदगी में किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड को डिसोसिएट करवाकर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील करवाएं, तो ऐसे एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेज, ये एंजाइम्स के 6 टाइप्स में से एक मेजर कैटेगरी हैं। तो इस जितने भी एंजाइम हमारे पास लाइसोसोम में होंगे वो हाइड्रोलेज होंगे, यानी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डिसोसिएट दी अदर कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस वजह से इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। अब जो नंबर ऑफ एंजाइम्स डिस्कवर हो चुके हैं लाइसोसोम्स में, वो तकरीबन 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं। 50 काइंड्स ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम्स लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की बात कर ले तो उनको क्रिश्चियन डिडीवी ने 1945 में डिस्कवर किया था। अब इसकी अगर फॉर्मेशन, लाइसोसोम्स हमारे पास किस तरह फॉर्मेशन इनकी होती है, तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि अगर लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को हम देख लें तो लाइसोसोम्स हमारे पास एक राउंड शेप सेल ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर कई एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब आप गौर कर लें, दो इसके मेजर कंपोनेंट्स होंगे स्ट्रक्चर के लिहाज से। एक इसका मेम्ब्रेन हो गया और एक इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स हो गए। तो मेम्ब्रेन इनके ऊपर बना लेता है गाल्जी अपैरेटस और इसके अंदर जो पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स आप जानते हो प्रोटीन्स होते हैं। तो इन प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स को बनाना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम्स बना लेते हैं हाइड्रोलेस और उनको फिर फर्दर पैकेजिंग के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए फिर भेज देता है गोल्जी बॉडीज़ के पास। अब गोल्जी बॉडीज़ के लेक्चर में हम ये कवर कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो फिर वेजिकल बनाते हैं। तो अब कुछ वेजिकल्स तो सेक्रेटरी होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर सिक्रीट होंगे। कुछ ऐसे वेजिकल्स बन जाते हैं जो लाइसोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ का एक कलेक्टिवली एडवेंचर होता है, दोनों इन्हीं को बना लेते हैं। तो एंजाइम्स बना लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, मेम्ब्रेन छड़ा दिया किसने, गोल्जी अपैरेटस ने। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं कि किस तरह बन जाता है और फंक्शन। तो मेन जो फंक्शन होता है लाइसोसोम्स का वो हमारे पास इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किसे कहते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन विद इन द सेल डाइजेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती किस तरह है वो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स देख लें, यहाँ पे एक फूड है, फूड पार्टिकल हैं, वो फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है और वो फूड वैक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब ये फूड वैक्यूल आ जाता है साइटोप्लाज्म में तो लाइसोसोम्स जो मौजूद होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू उस फूड वैक्यूल की तरफ बढ़ना शुरू कर लेते हैं और वो आकर अपना मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फूड वैक्यूल के मेम्ब्रेन है उसके साथ मिला लेता है और कुछ देर बाद हम देख लेते हैं कि वो जो फूड वैक्यूल था उसको डाइजेस्ट करवाकर सेल का कंपोनेंट बनाकर लाइसोसोम दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये इन्वॉल्व होते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में।
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर बात कर ले लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स के जितने भी एंजाइम्स हैं वो ज़्यादातर एसिडिक मीडियम में फंक्शन सही तरीके से रोल प्ले कर लेते हैं। तो इस वजह से अगर किसी वजह से ये एंजाइम्स बाहर आ जाएं तो साइटोप्लाज्म का जो पीएच होता है वो ज़्यादातर न्यूट्रल होता है। तो अगर एक दो तीन एंजाइम या कुछ एंजाइम लाइसोसोम्स के आ जाए प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में तो उससे सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ का जो लाइसोसोम्स के अंदर जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, साइटोप्लाज्म में हमारे पास पीएच होता है न्यूट्रल या नियरली न्यूट्रल होता है। तो अगर कुछ एंजाइम आ जाए तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर किसी वजह से ये लाइसोसोम्स का मेम्ब्रेन स्प्लिट अप हो जाए और ये अपने ही एंजाइम और उस अपने केमिकल्स के थ्रू अगर साइटोप्लाज्म में आ जाए तो फिर ये सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से इनको बाज़-ओ-कात सुसाइड बेग्स या फेगोसोम्स कहा जाता है। तो इस वजह से वो फेगोसोम्स या सुसाइड बेग कहा जा सकता है कि अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी जो भी वजह हो, तो अगर वो स्प्लिट हो जाए लाइसोसोम्स का मेम्ब्रेन, तो अगर उसके सारे एंजाइम्स समेत इसके मीडियम के साइटोप्लाज्म में लीक हो जाएं तो फिर वो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सुसाइड बेग्स, ऑटोफेगी कहते हैं और इस वजह से इसको कहा जाता है सुसाइड बेग्स। तो बाजू का तो क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाई द लाइसोसोम्स आर नोन एज फेगोसोम्स आर सुसाइड बेग, तो वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करवा दिया। अब मेजर जो फंक्शन अभी मैंने बता दिया स्टूडेंट्स के, इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर, इंट्रा मीन इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल्स के अंदर डाइजेशन, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसका मेन फंक्शन होता है। इसके साथ साथ दूसरा जो इसका मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट, अब बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया बाकी, वो जब वॉर्न आउट हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, वो फिर अपने काम नहीं कर पाते, तो उनको डाइजेस्ट करना, उनको डिकम्पोज करना और उसको ऐसे कंपोनेंट में तब्दील करवाना ताकि वो सेल का हिस्सा बन सके, ये भी लाइसोसोम्स करते हैं। तो बाज़ औक़ात मैं इनको स्वीपर ऑफ द सेल्स कहता हूँ। क्यों स्वीपर ऑफ द सेल्स कहता हूँ? क्योंकि ये स्वीप कर लेते हैं किस चीज़ को, सेल के अंदर जो वॉर्न आउट ओल्ड या वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो उनको क्या कर लेती है, डिकम्पोज करके या डाइजेस्ट करवा के सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस वजह से ये सेल के अंदर एक सफाई सुथराई का भी रोल प्ले कर लेते हैं। तीसरा इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है एपोप्टोसिस। स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हमारे पास एक सेल, खुद एक सेल है और वो जब बूढ़ा मतलब अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेता है और अब उसकी डेथ के करीब आ जाता है, तो उसको एक प्रोग्राम डेथ के थ्रू, एक नॉर्मल डेथ के थ्रू उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि वो अब और उसके एंजाइम्स नियर बाय सेल्स को नुकसान ना पहुंचा सके। तो उसके लिए उसी सेल के अंदर ही ये एक सेल है और ये अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर चुका है। तो इसी के अंदर लाइसोसोम्स वो स्प्लिट हो जाते हैं और जब वो स्प्लिट हो जाते हैं तो उनकी स्प्लिटिंग की वजह से उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेलीज होती है, उनको वो डाइजेस्ट करना शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सेल श्रिंक होना शुरू हो जाता है और बग़ैर कोई नुकसान पहुंचाए वो श्रिंक हो के बिल्ब्स और एपोप्टोटिक बॉडीज़ में तब्दील हो जाता है। तो एपोप्टोसिस कहते हैं एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है और यही प्रोग्राम सेल डेथ कौन लाता है? यही लाइसोसोम्स इसके जिम्मेदार होते हैं। तो इस फिनोमेना को भी बाज़ औक़ात हम ऑटोफेगी का नाम दे सकते हैं। फोर्थ जो मेन फंक्शन होता है वो है डीजेनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर।
डीजेनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप स्टूडेंट्स जानते हो कि फ्रॉग, टेडपोल या इस तरीके से और ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गन्स बनते रहते हैं, तो उनको जब वो फाइनल उसकी बॉडी मैच्योर होती है तो उसके एक्स्ट्रा टेडपोल के गिल, फ्रॉग का टेडपोल है उसके गिल्स और उसके साथ उसकी टेल, या ह्यूमन में जो यहाँ पे हमारे पास जो फिंगर में एक वेब होता है उसको डाइजेस्ट करना, इसका काम क्या होता है, ये भी लाइसोसोम्स ही का होता है। तो इसको कहते हैं डीजेनरेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैंने बता दिया कि फ्रॉग का जो टेडपोल होता है उसकी टेल और गिल्स को डाइजेस्ट करना, उसको डीजेनरेट करना ताकि वो एक फ्रॉग की मैच्योर शक्ल इख्तियार करे, ये भी लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है। तो ये थी स्टूडेंट्स मेन फंक्शंस। अब आते हैं बाज़ों का हमारे पास लाइसोसोम्स के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो दो बीमारियां होती हैं जो आपके लेवल पे दिए गए हैं, वो हैं एक ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और एक होता है टे सेक्स डिजीज़। स्टूडेंट्स इन दोनों को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। तो अगर कोई कहे स्टोरेज डिजीज़ इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बाज़ों का हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स सेल्स के अंदर बन जाते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, तो एक्स्ट्रा होने की वजह से उनको स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर करने के लिए फिर जब वो स्टोर क्यों करते हैं, ताकि वो फिर फर्दर रेनी डेज में के लिए इस्तेमाल हो सकें। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि स्टोर हो गए फिर उनको दोबारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये लाइसोसोम्स की ड्यूटी होती है। लेकिन दो ऐसी बीमारियां हैं आपके लेवल पे जिनमें लाइसोसोम्स फिर अपने लाइसोसोम्स के एंजाइम्स अपने फंक्शन नहीं करते और दो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स वो फिर डिकम्पोज नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते और वो जमा हो जाते हैं। तो वो बीमारियां आपके कोर्स में हैं, एक है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और एक है टे सेक्स डिजीज़। तो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 इसलिए कह रहे हैं कि टाइप 1 जो है वो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलेटेड हैं, जो डायबिटीज़ में इंशाल्लाह उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे। टाइप 2 डिजीज़ यहाँ पे दी गई है। ग्लाइकोजेनेसिस एज द नेम इंडिकेट, ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन्स इनसाइड द मसल्स एंड इनसाइड द स्पेशली लिवर। तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 एक स्टोरेज जो सर बता दें डिजीज़ है, तो स्टोरेज डिजीज़ होने की वजह से हमारे पास जो मसल्स और लिवर में जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो फिर डिकम्पोज डिसोसिएट नहीं होता, एक एंजाइम मिसिंग होता है और उस एंजाइम्स का नाम है अल्फा ग्लूकोसिडेज। ये एक लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम्स हैं। तो अगर ये अल्फा ग्लूकोसिडेज नहीं होगा तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन है वो फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील नहीं होगा, जिसकी वजह से लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा अमाउंट में जमा होकर मसल्स फटीग का शिकार और लिवर में हेपेटाइटिस की तरह अलामात पैदा कर सकती है और ये बीमारियां आ सकती है। तो इसका इलाज ये होगा कि फिर हम सप्लीमेंट के तौर पे ये एंजाइम्स एज अ मेडिसिन उनको देंगे ताकि इनका जो ग्लाइकोजन है वो डिसोसिएट हो सकें। ये एक रेयर डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, रेयर है, थाउजेंड्स मिलियंस पीपल में से एक में पाया जाता है, लेकिन फिर भी मौजूद हैं। दूसरा है टे सेक्स। टे सेक्स डिजीज़ स्टूडेंट्स ऐसा एक डिजीज़ है जिसमें हमारे पास जो ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स, ये भी जिस तरह ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है, ये भी एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें ब्रेन सेल्स के अंदर जो फैट्स और कुछ हद तक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेकिन ज़्यादातर फैट्स वो जमा हो चुका है और जिस तरह बता दिया कि इसको फिर डिकम्पोज होना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे अगेन एक एंजाइम्स हैं जिसको हेक्सोस डीएमिनेज कहते हैं, वो नहीं होता। तो अब ये जो एंजाइम्स होता है इस एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स, इस एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से ब्रेन के सेल के अंदर फैट्स
एक्यूमुलेट हो जाता है और एक्स्ट्रा, आप स्टूडेंट नाम सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जब ये फैट्स जमा हो जाता है तो ब्रेन सेल्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर लेता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन ये होती है। तो ये एक और रेयर स्टोरेज डिजीज़ है लाइसोसोम से रिलेटेड। तो इसमें ये दो बीमारी इसको अगर आ जाएं तो आप इसको इस तरीके से कवर करोगे कि ये एक स्टोरेज डिजीज़ है, एक ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और दूसरा टे साक्स डिजीज़। तो स्टूडेंट्स आज हमने देख लिया कि लाइसोसोम्स क्या हैं, किस तरीके से काम कर लेते हैं और क्यों इनको सुसाइड बैग्स और कहा जाता है, फेगोसोम कहा जाता है, इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, और दूसरा उससे रिलेटेड हो कुछ बीमारियां हमने डिस्कस कर ली। होपफुली आपको ये आज लाइसोसोम समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।